हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप। आज मैं फिर आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहा हूं। प्रीवियस वीडियो जो मैंने तैयार किया था वह क्विज बेस्ड था, जिसमें मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप लोगों ने उसको सॉल्व किया। आई होप आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। उसमें क्वेश्चंस के जो लेवल थे आपने देखा होगा कि वह नॉर्मल क्वेश्चन भी था, कुछ टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन था। अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने 3 वीडियोस देखा उससे कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया। अभी उससे और भी क्वेश्चन बने हुए हैं जो मैं फिर से आप लोग को एक दूसरे वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, वह है बैंकिंग। बैंकिंग जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंकिंग में बैंक का मतलब क्या है। बैंक किसे कहते हैं, व्हाट इज बैंक। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के फंक्शन क्या है, बैंक के फंक्शन में जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्या है। बैंक इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नोट कर लीजिए, बैंक इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस one who accepting deposits and advancing of loans। बैंक वह एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है। जो ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करता है एक साथ, अलग अलग नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, ये दोनों एक साथ जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करता है उसको कहते हैं बैंक। जी, एक क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पे कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। जहां पे मनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, मनी से रिलेटेड तो एक बिजनेसमैन बेटा है वो भी कर रहा है, लेकिन जहां पैसा आ रहा है, जहां पैसा जा रहा है, जो पैसे को लेने का ही केवल काम कर रहा है, जो पैसे को देने का काम कर रहा है, वह फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे मैं बात करूं एलआईसी का, तो एलआईसी इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो बैंक नहीं है। क्यों? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, क्यों?
क्योंकि वह पैसा जमा कराता है, वह केवल इस वाले फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब आपके मन में आता है एलआईसी तो लोन भी देती है, लेकिन लोन किसको देगी? जिन लोगों ने एलआईसी की पॉलिसी खरीद रखा है उसको वह लोन प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपए का एक अपना एलआईसी की पॉलिसी ले रखा है और मैंने 7 लाख रुपए जमा कर लिया है, जो इस समय तक का डिपॉजिट है वह 7 लाख इक्वल है। तो एलआईसी क्या करेगी? पैसा तो जमा कराया, लेकिन वो लोन केवल वो मुझे देगी। मैं कहूं कि कोई दूसरा पर्सन जा करके कहे कि भाई मुझे लोन चाहिए, मेरा कोई पॉलिसी नहीं है, तो उसको नहीं बेटा इंटरेस्ट, वो कितना भी कह ले कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, उसको लोन नहीं मिलेगा। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि मनी से रिलेटेड एक्टिविटी वहां हो रही, पैसा जमा हो रहा, लेकिन वह एडवांसिंग ऑफ लोन सेकेंड वाले फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए वो बैंक नहीं है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मुथूट फिनेंस वो भी तो मनी से रिलेटेड वर्क करता है, किसी अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी के अंडर में वर्क करता है। जैसे इंडिया में हम बात करें, इंडिया के लिए आरबीआई है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंडर में ही वह वर्क करता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। वह वर्क करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाकर के वह उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो मुथूट फिनेंस क्या करता है? वह गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है बेटा। कौन सा लोन? गोल्ड लोन। हम गोल्ड लेकर जाएंगे, जो उस गोल्ड का वैल्यू होगा, उस वैल्यू का एक सर्टेन अमाउंट वो अपने पास रख लेगा, 20%, 30%, 40%, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी हो, और जो रेस्ट अमाउंट होगा वो हमें लोन देगा। यानी आप कह सकते हो कि वो मॉर्टगेज के बेसिस पे लोन दे रहा। लेकिन उसमें जाकर हम कहें कि भाई मेरा एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लो, मेरा करंट अकाउंट ओपन कर लो, ये काम वहां पे नहीं होता। तो मुथूट फिनेंस ने क्या किया? एडवांसिंग ऑफ लोन का काम कर रहा। एलआईसी क्या कर रहा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कर रहा। दोनों फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दोनों की एक्टिविटी मनी से रिलेटेड है, लेकिन दोनों के जो फंक्शन है वो एक का है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड दूसरे वाले का है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ये बैंक नहीं है। बैंक क्या है? तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वन हु एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स, जो हमारे पैसे को जमा भी कराता है और वह उधार भी देता है। यदि हमने पैसे जमा किया तो हमें तो उधार देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका पैसा है। लेकिन जिन लोगों ने मनी डिपॉजिट नहीं किया है उसको भी वह उधार देता है, एडवांसिंग ऑफ लोन। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, उसका काम बेटा क्या है? वह हमारे पैसे को जमा भी कराता है, और जब हमें जरूरत होता है लोन की तो हम जाते अपने रिक्वेस्ट उनको बताते हैं, हमारे रिक्वेस्ट को वह फॉरवर्ड करते हैं, हमारे नीड को वेरीफाई करते हैं, हमारे पर्पज को वह अप्रूव करते हैं कि हाँ जिस पर्पज से मैं लोन ले रहा हूं, बिजनेस के लिए लोन ले रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अप्रूव्ड होता है, फिर वो हमें लोन भी देते हैं। यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी हुआ और एडवांसिंग ऑफ लोन, दोनों काम कर रहा है। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक ये क्या है? आईसीआईसीआई एक बैंक है, ये बैंक है बेटा, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। क्या क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। आप ये एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए,
all bank is financial institutions. All bank is a financial institutions, but all financial institutions is not a bank. सभी बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, लेकिन सभी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होगा. All bank is a financial institution, but all financial institution is not बैंक. की जरूरी नहीं है कि जितने फिनेंशियल सब बैंक हो ही जाए. आज हो सकता है वो बैंक ना हो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, जो टर्म्स कंडीशन है, उसको वह फुलफिल करने लगे, ऑन डिमांड उस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक का रूप दे दे. लेकिन जब तक आपने उसके टर्म्स कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो आप केवल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक नहीं है. लेकिन जो बैंक है वो कंफर्म है कि वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जरूरी नहीं कि वो बैंक हो. आप क्लास 12 पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आपने क्लास 10th पास कर लिया है. बट आपने 10th पास कर लिया तो जरूरी नहीं कि आपने क्लास 12 पास कर लिया. हो सकता आपने पढ़ाई ब्रेक कर दिया हो, लेकिन आप क्लास 12 पास हो या पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप क्लास 10th पास हो. लेकिन 10th पास हो जरूरी नहीं है कि आप क्लास 12 पास हो या 12 पढ़ रहे हो. सकता आपने पढ़ाई वहीं पे छोड़ दिया हो, आप पापा के बिजनेस में लग गए. तो ऑल बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ बैंक. समझ में आ गया? बैंक क्या है? तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वन हु एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन. मैं बार बार बेटा इसको एम्फसाइज कर रहा हूं कि बैंक के लिए दो फीचर का होना जरूरी है. गलती मत करना बेटा एग्जाम में कि बैंक के दो कौन मेन एक्टिविटीज होंगी जिसके कारण से वो बैंक हो गया, बैंक कहला रहा है. बैंक कहलाने का हक किसको है? तो जो हमारे पैसे को जमा के रूप में स्वीकार कर ले, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और जब हमें जरूरत हो तो वह हमें लोन भी दे सके, जिसको हम लोग कहते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन. तो जो दोनों ये फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम लोग कहेंगे बैंक. कोई दिक्कत बेटा? जब बैंक की बात आती है तो उसके दो मेन फंक्शन हैं. जो दो मेन फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फंक्शन. क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी फंक्शंस. नंबर 1 अभी हमने पहले ही बताया आप लोगों को, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. सेकेंड प्राइमरी फंक्शन क्या है? एडवांसिंग ऑफ लोन्स. ये दो मेन फंक्शन है बैंक के, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फंक्शन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकेंड इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स. इसके अलावा जो भी और फंक्शंस हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बैंक मेनली दो बात करेंगे, एक कॉमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक. जब मैंने बैंक की बात किया तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, कॉमर्शियल बैंक की हो रही है. चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको. कॉमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन पब्लिक के साथ होता है, और वह कॉमर्शियल बैंक
ही हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, वह बैंक, वह कॉमर्शियल बैंक ही हमें लोन देता है। तो आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक वह बैंक है जिसका डायरेक्ट रिलेशन पब्लिक के साथ है, पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन देना, ये दोनों फंक्शन जो करता है उसको कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। आपको बैंक भी कहते हैं तो ये दो है ही। बैंक वर्ड यूज करते समय दो चीज होनी चाहिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। लेकिन आप केवल बैंक करें तो हम ये समझ लेते हैं कि वो बात हो रही है किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। ये अंडरस्टूड। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which perform the functions of accepting deposits, granting loans and making investment with aim of earning profits। बैंक जो ये काम करता है ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। ध्यान रखें, कभी भी बैंक घाटे में नहीं होगा। बैंक खाली झोला लेकर आता है और वह बाद में बोरे में पैसा भरता है। कैसे? वह हमारे पैसे को जमा कराता है। अभी आगे वाले क्लास में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि हमसे पैसे वो लेता है, हम पैसे जमा करते हैं, हमारे ही डिपॉजिट को वह किसी दूसरे को लोन दे करके अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट का एक छोटा सा पार्ट हमें देता। हम भी खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि भाई पैसे तो हमने इसलिए जमा किए थे कि मेरी जान की सुरक्षा हो सके। मैं पैसा इतना रखा हूं, कोई आया मेरे साथ झगड़ा किया, मारपीट किया, मेरा पैसा छीन कर लेकर भाग गया, चुरा लिया, मेरा पैसा कहीं जल गया, बेकार हो गया। तो हमने तो अपने सेफ्टी के लिए बैंक में पैसा जमा किया। बैंक जब इस्टेब्लिश हुआ तब का बैंक का कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए आया था, यहीं से आया था कि हमारे पैसे की सुरक्षा हो सके। इसलिए नहीं आया कि आपको उसके बदले कुछ मिलेगा, नहीं। उस पैसे को जब बैंक में हमने जमा किया और किसी थर्ड पर्सन को पता चला कि भाई पद्माकर सर ने बैंक में पैसा जमा किया है और वह आदमी हमसे पैसे मांग रहा था, हमने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मुझे आपसे डर लग रहा, मैं जा रहा हूं बैंक में जमा करने। जब मैं बैंक में गया, जमा कर दिया, तो जो अगला पर्सन है उसको पता चला कि पैसा मेरा जमा वहां हो चुका है। वह बैंक के पास जाता है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है और कहता है कि साहब मुझे पैसे चाहिए। उसने पूछा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले ने, भाई पैसे आप ले रहे हो, क्या करोगे? उसने जवाब दिया कि साहब मैं इस पैसे को ले जाकर के एक बिजनेस करूंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पूछा, भाई बिजनेस करोगे उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? उसने कहा मुझे इससे अच्छा खासा बेनिफिट होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फिर कहा कि भाई पैसा तो तुमको मैं दे रहा हूं, तुमको फायदा होगा, इससे तुमको इससे बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे उससे क्या फायदा होगा? मेरे पैसे से तुम ज्यादा पैसे अर्न करोगे। तो उस थर्ड पर्सन ने पूछा, सॉरी, जवाब दिया कि जितना मुझे फायदा होगा, चलिए भाई उसमें से कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो यदि बिजनेसमैन को या उस थर्ड पर्सन को उससे जो भी एक्स्ट्रा रिवार्ड मिला, उसमें से कुछ अमाउंट इनको मिल गया। किसको? जिन्होंने पैसे उधार दिए थे, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा कि भाई यदि 100 रुपीज पर मुझे 10 रुपीज मिला है, तो पैसा तो वास्तव में मेरा है नहीं, वास्तव में पैसा तो है पद्माकर मिश्रा का। तो पद्माकर मिश्रा को उसमें से 4 रुपए दे दो, क्योंकि उनके ही पैसे से तो कमा रहे हैं ना। तो 4 रुपीज हमें मिला जब हम पैसे अपने वहां से वापस लेने गए 100 रुपीज। बैंक वाले ने कहा कि आपका ये 100 रुपीज है और 4 रुपए ये
एक्स्ट्रा ले लो। मैंने पूछा एक्स्ट्रा ये कहां से आ गया? उन्होंने कहा कि आपके पैसे से हमने 10 रुपए कमाए हैं, 4 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, 2 रुपए जो हमारे स्टाफ के लोग हैं जो इस प्रोसेस में लगे रहे मैं उनके लिए रख लेता हूं, और बाकी जो 4 रुपए बचता है वह मेरे लिए। अब पैसा मेरा, लेकिन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दूसरे को उधार दे करके पैसे कमा लिए, उसको लॉस कहाँ हुआ बेटा? वो तो हमेशा प्रॉफिट में है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, वो बात अलग है। तो जब हम यहाँ बैंक की बात करें बेटा, तो ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक। डेफिनेशन नोट कर लो। कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक इज, ऐसे लिखना बेटा, कॉमर्शियल बैंक इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which performs the functions of accepting deposits, the functions of accepting deposits, comma, advancing of loans, advancing of loans or granting of loans, advancing of loans or granting of loans, comma, making investment with the aim of, with the aim, AIM, with the aim of earning profits, यदि उनको पता चल जाए कि इससे प्रॉफिट नहीं होगा तो वह लोन नहीं देगा। वो जब भी वर्क करेगा तो इस पर्पस से वर्क करेगा कि उसको, उससे बेनिफिट होगा, उससे उसको प्रॉफिट होगा, बिना प्रॉफिट के वो काम नहीं करेगा। अब आप पूछेंगे सर वह कौन से कॉमर्शियल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सब क्या है? ये कॉमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक। ये सभी लोग ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। ये दो तो फिक्स है। यदि हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, तो सभी लोग ये दो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। लेकिन इसके अलावा भी और फंक्शंस हैं जो ये लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ये सब फंक्शन प्राइमरी के अलावा है। तो जो दो के अलावा जितने भी फंक्शंस हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देखिए जहां पे ये दो दिखेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, तो बेटा इसको आप क्या बोलोगे कि ये तो कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। ये दो फंक्शन तो उसको परफॉर्म करना ही करना है, इससे वो बच नहीं सकता। अब एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट में क्या आता बेटा?
जब हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नेक्स्ट स्लाइड से इसको बताते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब, इसमें कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक के पास पैसे हैं उसको वह जमा कराता है। तो जब हम बैंक में जाते हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहां पैसे जमा कराए जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हम सीधे बात करें कॉमर्शियल बैंक की, वहां पर एक हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन होगा, मेरे नाम से होगा, लेकिन जो बैंक अकाउंट ओपन होगा, मेरी पहचान वहां से बैंक अकाउंट नंबर से होगा। एक न्यूमेरिक वैल्यू हमें दिया जाएगा, कई डिजिट उसमें होते हैं, और उससे मेरी आइडेंटिटी वहां पे बनती है। इसमें बैंक अकाउंट जब ओपन होगा तो हम कैसे पैसे जमा कराएंगे, बैंक अकाउंट कितने तरीके का होगा। तो पहला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट ये क्या करता है कि इसमें अकाउंट होल्डर अपने इनकम का वह पार्ट जो कंज्यूम नहीं कर पाता है, यानी कंजम्पशन के अलावा जो उसके पास बच जाता है, सरप्लस होता है, उसको वह इस अकाउंट में ले जाकर के डिपॉजिट करता है। यानी कि सेविंग के पर्पज से इसमें हम अपने पैसे को जमा करते हैं। अब ऐसा भी होता है कि मेरी इनकम जो भी हुई, सपोज कोई मेरी इनकम ₹100 है, इस ₹100 इनकम का 30% यानी कि ₹30 हमने कंज्यूम कर लिया, यानी कंजम्पशन हुआ, और ये इनकम हुआ। तो ₹30 हमने कंज्यूम कर लिया, तो बचा कितना बेटा, ₹70 होगा। जो ₹70 हुआ, ये क्या हो गया, सेविंग हो गया। और इस पैसे को ही, इस ₹70 को ही हम ले जाकर के बैंक में जमा करते, ताकि फ्यूचर में जब हमारी जरूरत होगी उसको हम लेकर के अपनी नीड को फुलफिल कर लेंगे। एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि एक हमारे फ्रेंड ने जो मुझसे पहले पैसे ले रखे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके पैसे को वापस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, आप हमसे चेक ले लो और लेकर जमा कर दो। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे नाम से एक चेक इशू कर दिया, और ले जाकर मैंने अपने इस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया। वह जो मनी था, जितना भी उन्होंने उस पर लिखा था, वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो जो मेरे अकाउंट में पैसा जमा हुआ वो दो तरीके से, एक तो हम कैश मनी के फॉर्म में जमा कर दिए, दूसरा चेक के थ्रू जमा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि द डिपॉजिटर आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉल, जो आपने पैसे जमा किया, आपको चेक के थ्रू वो पैसा निकाल भी सकते हैं, और जो जमा भी होगा तो सेविंग अकाउंट में वह कैश फॉर्म में भी जमा कर सकते हैं, उसे हम चेक के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। यानी कि आप फ्यूचर के लिए अपने इनकम का वह पार्ट जो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, सेविंग अकाउंट में लेकर जमा करते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले था कि आप जितने बार पैसे जमा करना चाहें सेविंग अकाउंट में जमा कर लें, कि जितनी बार चाहे नहीं निकाल सकते, इसमें लिमिट था। लेकिन आज डिपॉजिट करने का भी लिमिट बना दिया गया। भाई महीने में आप 3 बार 4 बार 5 बार ही जाकर बैंक में जमा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी आप गए जमा किए 10,000 रुपए, फिर 4 दिन बाद जा रहे 5,000 जमा कर रहे, फिर 2 दिन बाद गए 20,000 जमा किया। तो आप वहां पैसे जा रहे जमा करने, तो आपके लिए वहां पे लोग लगे हुए हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। एक ही अकाउंट होल्डर के अकाउंट को ऑपरेट करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं, आप ध्यान रखिए, सप्ताह में 1 बार 2 बार आइए, महीने में 3 या 4 बार आइए, और जो भी जमा करना हो एक ही बार जमा कर दीजिए, ताकि हमारा जो पेपर है वह नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो। हमारे जो बैंक इंप्लॉइज हैं वो आपके पीछे ज्यादा ना लगें, जिससे कि बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम रहे, बैंक को प्रॉफिट हो। ठीक, इसका मतलब हुआ कि सेविंग अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होगा कैश फॉर्म में भी हो सकता है, चेक के फॉर्म में भी होता है, और उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, आप तो एटीएम कार्ड के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। साथ साथ वह बैंक, कॉमर्शियल बैंक, आपको चेक भी इशू करता है, उस चेक के थ्रू भी आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? यह सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट बेटा, सेकंड, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करता है, जिसमें दिन भर में जितने बार चाहें आप पैसे जमा कर सकते हैं, जितने बार चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि इस अकाउंट का ओपन करने का पर्पज ही यही है कि आपके पैसे को हम जमा कर रहे हैं, जब आपको जरूरत हो आप लेकर जा सकते हैं। ये बिजनेस पर्पज से अकाउंट ओपन किया गया। इसके लिए कॉमर्शियल बैंक करंट अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट देता नहीं है, बल्कि उल्टे इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्यों ऐसा होता बेटा? क्योंकि करंट अकाउंट में रिस्क ज्यादा है कि ये कब पैसा अपना वापस लेने के लिए आ जाए। इस पैसे को बैंक किसी दूसरे को लोन नहीं देता है, लोन देगा नहीं तो इसको कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड नहीं मिलेगा, जब रिवार्ड मिलेगा नहीं तो फिर आपको देगा कहां से? उल्टे करंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक एम्प्लॉय लगे होते हैं, बैंक के पेपर्स यूज होते हैं, आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप निश्चिंत हैं, आप बहुत अच्छे से नींद ले रहे रात को, लेकिन आपके पैसे को सेफ रखने के लिए हमारे दो पुलिस वाले गार्ड सुरक्षा कर रहे हैं, बैंक पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए करंट अकाउंट के केस में कॉमर्शियल बैंक अकाउंट होल्डर से चार्ज करता है अमाउंट, जबकि सेविंग अकाउंट में आपके इस अमाउंट को कॉमर्शियल बैंक किसी दूसरे को लोन देता है, उससे इंटरेस्ट मिलता है, और जो इंटरेस्ट मिलता है उसका एक पार्ट आपको भी वो रिटर्न करता देता है। जब आपके पैसे से उसे प्रॉफिट हुआ इसलिए आपको भी दे दिया, लेकिन करंट अकाउंट में तो प्रॉफिट हुआ नहीं, इसलिए वो आपसे चार्ज करता है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट। थर्ड आता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक सर्टेन अमाउंट पीरियोडिकली रिकरिंग फॉर्म में हमें जमा करना होता है,
उस पर्टिकुलर डेट को जमा करते हैं। यदि कोई गेजेटेड हॉलीडे है, बैंक का क्लोजिंग है, उसको छोड़ करके जो भी वर्किंग डे होगा, आप उस वर्किंग डे पे उस सर्टेन अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। और डिपॉजिट करने के बाद से आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते जब चाहें। जब वह टेन्योर कंप्लीट होगा, सपोज करें आपने उसको 12 मंथ के लिए ओपन किया है, तो जब आप 12 टाइम्स ₹100 आपने जमा किया, तो जब लास्ट मंथ भी जमा करेंगे, आपने 1 जनवरी को डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, तो जनवरी में किया, फरवरी में किया, ऐसे लास्ट जो डिपॉजिट होगा आपका दिसंबर में डिपॉजिट होगा, 1 दिसंबर को। लेकिन आपने 1 दिसंबर को डिपॉजिट किया, ये नहीं कि आज आप जमा कर दिए और कल जाकर के कहो भाई मेरा 12 महीने पूरे हो गए, मुझे पैसे दे दो। 12 मंथ कंप्लीट कब होगा? जब ये 12 मंथ 365 डेज कंप्लीट पैसा आपका बैंक के पास रहे, यानी कि इस पैसे को आप कब ले सकते हैं? तो जनवरी 1 को ले सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं। तो रेकरिंग अकाउंट में आप पैसे जमा करते हैं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पीरियोडिक करते हैं। लेकिन जब चाहे उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए चेक से पैसा आप चाहे निकाल लें, नहीं निकाल पाएंगे। उसके अगेंस्ट जो है आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं मिलता है। यहां पे जो सर्टेन अमाउंट पीरियोडिकली हमें जमा करना होता है एक सर्टेन टाइम तक। जैसे हमने कहा कि मैं 100 रुपए मंथली जमा करना चाहता हूं 1 साल तक, तो ये 100 रुपए ही हमारे अकाउंट में 12 महीने तक जमा होंगे। जनवरी में 100, फरवरी में 100, मार्च में 100, ऐसे दिसंबर तक 100 रुपीज जमा होता जाएगा। इस पैसे को जो भी डिपॉजिट हो रहा है, कॉमर्शियल बैंक दूसरे को लोन देता है। इस पैसे को तुरंत रिटर्न करने का रिस्क कम होता है, इसलिए कॉमर्शियल बैंक को रेकरिंग अकाउंट पे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसे जिसका पैसा है, क्यों इसको ज्यादा देंगे? क्योंकि रेकरिंग अकाउंट में जो पैसे जमा हो रहे हैं उसको कॉमर्शियल बैंक किसी और को भी तो लोन दे रहा है ना। तो जब औरों से वो हाई अमाउंट वो रिसीव करेगा हमारे पैसे से, तो हमारे पैसे का जो रिटर्न होगा हमें, वह सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यदि यहाँ पे हम ये मान लेते हैं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे 6% होगा, क्योंकि रेकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट से कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा बेनिफिट हुआ। यहां तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? एक होता है टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है जो एक अकाउंट होल्डर सर्टेन पीरियड के लिए एक सर्टेन अमाउंट को एक ही बार डिपॉजिट कर देता है। जैसे मेरे पास 10,000 रुपीज है और मैं चाहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है, ले चल को बैंक में रख दो, और इससे हम ज्यादा अमाउंट इंटरेस्ट के फॉर्म में भी पाना चाहते हैं। तो हमें सेविंग अकाउंट में नहीं, हमें रेकरिंग अकाउंट में नहीं, बल्कि उस पैसे को हमें टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करना चाहिए। तो इसमें भी आपने एक ही बार पैसा जमा किया, जबकि रेकरिंग में आप 100 रुपीज 12 बार जमा कर रहे हो। लेकिन इसमें आप 12,000 मान लो हमारे पास है, तो हम एक ही बार 12,000 रुपये जमा कर देंगे। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, जो भी होगा। तो अब देखा जाए तो टाइम डिपॉजिट में और रिस्क कम है रेकरिंग अकाउंट से। तो इसमें जो पैसे जमा होते हैं टाइम डिपॉजिट में, वह रेकरिंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा। और जब बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो वह हमें ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करेगा, यानी ये हमें 7% मान के चलते हैं, एग्जाम्पल है ये, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो जो हमारे अमाउंट पे एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, कॉमर्शियल बैंक हमें देता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट
और 100 रुपीज पे कितना मिलता है, इसलिए उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी पर ₹100 पे हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको समझ में आ गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में ये है। आगे हम लोग पढ़ते बेटा एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स, एडवांसिंग ऑफ लोन में क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक हमें लोन देता है। जो भी कॉमर्शियल बैंक ने अमाउंट रिसीव किया है वो पूरा का पूरा हमें लोन दे देगा नहीं, पूरा का पूरा अपने पास रख लेगा नहीं, एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रख करके, ताकि कभी कोई आ गया मांगने के लिए तो हम कुछ उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, रख करके, और बाकी पैसे को वो लोन देता है। जो भी वो लोन देगा वह शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब कि दे आर गिवन एज अ पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटीज। भाई आप मुझे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखो मेरे पास तो मैं आपको पैसे दूंगा। द मनी इज credited to the account of borrower and the borrower can withdraw money from his account and interest is payable on the entire sum of loan granted। जितना आपने लोन लिया है, जितना ग्रांट हुआ है, उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये एडवांसिंग ऑफ लोन का एक फॉर्म शॉर्ट टर्म लोन। सेकंड क्या होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब cash credit refer to the loan given to the borrower against his current asset like shares, stock, bonds। इस बेसिस पे जो हमें पैसा मिलता है, बैंक हमें उधार देता है, कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट सैंक्शन करता है, इसे कहते हैं कैश क्रेडिट। इस केस में जो भी पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा लोन के फॉर्म में, लोन भी जब लेते तब भी बेटा एक लोन अकाउंट होता है, देन द borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on the amount of actually withdrawn। यदि मेरा 1 लाख रुपए का बॉन्ड है तो कॉमर्शियल बैंक हमारे अकाउंट में ₹1 लाख डिपॉजिट कर देगा, लेकिन इसमें से हमने 30,000 रुपीज ही यूज किया। कितना 30,000। तो कैश क्रेडिट में जितना हमने पैसे यूज किए केवल उसका ही इंटरेस्ट देना है, जबकि हमारे अकाउंट में अभी 70,000 बचा हुआ। इसको कहते हैं कैश क्रेडिट। ये भी लोन है। और एक होता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन रेफर टू दोज लोन्स which can be recalled on demand by the bank at any time। The entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum। हमने कहा कि भाई मुझे 10 लाख रुपए उधार चाहिए, तो हमने 10,000 के लिए अप्लाई किया और उन्होंने 10,000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे हम उसमें से 1 रुपए यूज करें या ना करें, लेकिन डिमांड लोन में जितना भी अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है पूरे अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट पे करना है। जबकि कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जितना हमारे अकाउंट में लोन क्रेडिट हुआ है हमारे शेयर के अगेंस्ट, हमारे बॉन्ड्स के अगेंस्ट, तो उस केस में क्या होगा कि जो पैसा हमने यूज किया उसमें से विड्रॉ किया, केवल विड्रॉल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जबकि डिमांड लोन में क्या होता है कि जितना पैसा लोन के फॉर्म में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है
चाहे आप यूज करें या ना करें, पूरे पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो आपने यहां समझा एडवांसिंग ऑफ लोन में उसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट, एंड थर्ड डिमांड लोन्स। ये एडवांसिंग ऑफ लोन में आता है। आज बस मैं इतना ही आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आप लोगों को कॉमर्शियल बैंक का जो सेकेंडरी फंक्शंस उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपका कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे वीडियो ऑन हो मैं यहां से शेयर करूं, जैसे ही चैनल पे अवेलेबल हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और बिना किसी समय नुकसान किए आप इसको देखें, समझें। और कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने तो इस वीडियो को देखिए, लेकिन अपने साथ साथ जो और आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जब ये सफर स्टार्ट किया है तो ये मान करके इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए कि आप इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको प्लेलिस्ट में क्लास 12 इकोनॉमिक्स, आगे चल करके 11th के लिए भी वीडियो अपलोड होगा, सीए फाउंडेशन के लिए भी मैं अपलोड करूंगा। इसका लाभ सब तक पहुंचे, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में लिंक शेयर करें, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोज आ रहे हैं उसको ध्यान से देखें, उसका एक नोट्स बनाएं, और जब चैप्टर फिनिश हो रहा है तो जो क्विज सेशन हो उस क्विज सेशन में भाग लें और वहां पे आप अपने प्रिपरेशन को जस्टिफाई करें कि हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, ऑनेस्टली कहां पे नहीं आंसर कर पाए, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, फिर से आप प्रीवियस वीडियो को देखें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप 2 बार देखेंगे, 1 बार देखें, जितने बार चाहे देखें, आप अपने डाउट को क्लियर करें। फिर हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि एक फंक्शन तो हमने पढ़ लिया बट टॉपिक मेन यही रहेगा, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। उसमें प्राइमरी फंक्शन मैंने बता दिया। अगला जो वीडियो होगा वह फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक सेकेंडरी फंक्शन के रूप में होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और एंजॉय करें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।